नमस्कार। मैं हूं गोविंद पंतराजू और आप देख रहे हैं द फ्री प्रेस का कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम बात करेंगे कांग्रेस की बात, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस किस तरह की रणनीति लेकर अगले विधानसभा चुनाव में जाने की तैयारी कर रही है, इसकी बात। लेकिन साथ ही साथ हम कांग्रेस की पूरी सेहत की भी बात करेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस किस तरह की समस्याओं से जूझ रही है उसकी भी हम बात करेंगे। आज की बात में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान, वरिष्ठ पत्रकार हुसैन अफसर, वरिष्ठ पत्रकार अतुल चंद्रा थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के जाने माने प्रवक्ता और कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। बातचीत की शुरुआत हम सुरेंद्र जी आप ही से करना चाहेंगे। जिस तरह से देश में एक तरह से बहुत सारे लोग जो कांग्रेस के समर्थक नहीं हैं, जो बीजेपी के विरोधी नहीं हैं, वो या बीजेपी के विरोधी भी हैं, वो तमाम लोग ये मानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर भारत की राजनीति को, भारत के लोकतंत्र को, उसकी सेहत बरकरार रहे, वो मजबूत ढंग से काम करता रहे, इसके लिए मजबूत कांग्रेस होना बहुत जरूरी है। लेकिन इधर हम लोग देख रहे हैं कि एक लंबा दौर, यानी कि जब से केंद्र की सत्ता से कांग्रेस बाहर हुई है उसके बाद से कांग्रेस ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रही है। तमाम तरह के सवाल कांग्रेस के भीतर उठ रहे हैं, कांग्रेस के लोग उठा रहे हैं, कांग्रेस से नेताओं के बाहर जाने का सिलसिला लगातार जारी है। और वो चाहे पश्चिम बंगाल के नेता हों, चाहे उत्तर प्रदेश के नेता हों, चाहे मध्य प्रदेश के नेता हों, राजस्थान, तमाम जगहों से, जो अब पंजाब का ताजा उदाहरण अभी सामने है, तमाम जगहों से इस तरह की टूटना हो रही है। और कांग्रेस की स्थिति यह है कि कांग्रेस एक तरफ तो राष्ट्रीय विकल्प के तौर पर अपने को प्रस्तुत करती है, उत्तर प्रदेश में भी बहुत मजबूत आप चुनौती देंगे इस तरह की बात कांग्रेस करती है। लेकिन दूसरी तरफ लगभग 2-2.5 साल से ज्यादा वक्त हो गया, कांग्रेस अपने लिए एक पूर्णकालिक अध्यक्ष भी तय नहीं कर सक रही है, अध्यक्ष भी नहीं चुन सक रही। आखिर कहाँ कमियां हैं, कहाँ इस तरह की समस्याएं हैं, क्यों कांग्रेस जो एक बड़ी आकांक्षा लोगों की है उसके अनुरूप काम नहीं कर रही? आप कैसे इसको देखते हैं? गोविंद भाई, पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप जैसे सम्मानित मंच के साथ हम लोग बैठे हुए हैं। बहुत ही अच्छी। आप हो गए, हुसैन साहब हो गए, शरद भाई हो गए, या अभी अतुल चंद्रा साहब होते हैं। मैं अपनी बात सिर्फ आप जैसे तो आपके सवाल में ही आपका जवाब दिए। एक दो चीजें होती, कहते हैं ना कि करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजी भी बहुत है, सर भी बहुत, और चलते ही चलो के अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाए। ये सच बात है कि पिछले समय से तमाम हमारे साथी हमें छोड़ रहे हैं। लेकिन इसमें ये भी बात भी तो सच है कि जो साथी छोड़ रहे हैं उनकी प्रॉब्लम क्या है। या हमने उनको सम्मान नहीं दिया हो, किसी को 9 साल, 9.5 साल अगर मुख्यमंत्री बनाया है, किसी को 2004 में विधानसभा की टिकट दी बगैर किसी राजनीतिक एक्सपीरियंस के, उसके बाद उनको केंद्र में मंत्री बनाया, तो फिर तो कांग्रेस ने बनाया ना। उसके बाद आप उनको 2009 में भी आप मंत्री के नाम लोकसभा की टिकट दे रहे हैं, 2014 में भी दे रहे हैं, वो हार जा रहे हैं। फिर 2017 में विधानसभा की टिकट दे रहे हैं, फिर हार जा रहे हैं। 2019 में फिर लोकसभा की टिकट दे रहे हैं, फिर हार जा रहे हैं। उसके बाद बंगाल का प्रभारी बनाते हैं। तो भाई केंद्र में तो कांग्रेस के पास सत्ता नहीं है, और न ही उनको छत्तीसगढ़ में मंत्री बनाया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से नीति नियम के सिद्धांत पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास एक चीज की कमी है, जिसकी वजह से हमारे लोग जो जा रहे हैं वो है सत्ता की कमी। वो चाहे ज्योतिरादित्य साहब की बात नाम ले लीजिए, चाहे ज्योतिरादित्य का नाम ले लीजिए, और चाहे आप किसी अन्य नेता का नाम ले लीजिए। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि सत्ता नहीं है हमारे पास, तो जो सत्ता के बगैर नहीं रह सकते उनका जाने को कोई नहीं रोक सकता दुनिया में। एक बात। दूसरी बात, ऐसा नहीं कि खाली जा ही रहे हैं। कुछ लोग वैचारिक और सैद्धांतिक लड़ाई में जो साथ रहना चाहते हैं वो विपक्ष में है, हम उसके बाद भी हमारे पास आ रहे हैं। अगर आपने कल का उदाहरण दिखाओ तो कन्हैया भी हमारे पास आ रहे हैं और जिग्नेश मेवानी भी हमारे पास आ रहे हैं, और सबको मालूम है हमारे पास सत्ता नहीं है। आज की डेट में संघर्ष करने के लिए ही आ रहे हैं। तो ये जो दोनों तरफ से टू वे प्रोसेस है, तो आप ये मान सकते हैं कि देश की राजनीति एक टर्निंग प्रोसेस में है। एक तरफ वो मायावी ताकतें खड़ी हुई हैं जो देश के संविधान को पलटने में लगी है, एक तरफ वो ताकतें खड़ी हुई है जो देश
आइन को भी बदलना चाहती है, हमको और आपको भी एक ऐसे विभ्रम की एक अंधेरी सुरंग में ले जाना चाहती है। जिन लोगों ने कहा 2014 में कि हमारी विदेश में डंका बज गया, ये हो गया, उस समय आप अभी लेटेस्ट अमेरिका के दौरे को भी आप देख लीजिए कि विदेश के डंके की क्या स्थिति रही है। भारत अंदर से भी कमजोर हो रहा है, भारत बाहर से भी कमजोर हो रहा है, भारत की सीमाएं भी कमजोर हो रही है, लेकिन हमारे पास एक धर्म की एक ऐसी अफीम है जिससे सब कुछ हम भूले हुए बैठे हुए। तो जिन साथियों को संघर्ष करना है, आप जैसे तमाम मित्र हैं, एनलाइटेंड लोग हैं, इन सब लोगों को संघर्ष करना है, तो कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म दे सकती है। कांग्रेस में लेफ्ट के लोग का भी स्वागत, कांग्रेस में राइट के लोगों का भी स्वागत, लेकिन आप लेफ्ट और राइट के नहीं रह सकते हैं, आपको कांग्रेस ही बनना होगा, कांग्रेस के नीति नियम और सिद्धांत पर आना होगा। और सबसे बड़ी नीति और नियम और सिद्धांत कांग्रेस का है कि देश का संविधान, संविधान को जो लोग 100% मानते हैं वो हम लोग उनका स्वागत है, एक बात। और इस लड़ाई में इन मायावी ताकतों से, धर्मांधी ताकतों से जो लड़ना चाहते हैं उनका स्वागत है। आप देखिए, दो ही बातें हैं भाजपा के बारे में, मेरे ख्याल से मुझसे ज्यादा आप लोग कहेंगे, तो इसे मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अमेरिका का उदाहरण ले सकते हैं, अफगानिस्तान का उदाहरण ले सकते हैं, लाहौर की बिरयानी ले सकते हैं, तालिबान को, शासन को, सत्ता को मान्यता देने वाली यूएन की असेंबली की सारी बातें ले सकते हैं आप, तालिबान को आतंकियों की लिस्ट से हटाने की बात ले सकते हैं आप सारी चीजों को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि देश असुरक्षित हाथों में है। आज कांग्रेस की आवश्यकता इसलिए है कि कांग्रेस एक विकल्प के प्लेटफॉर्म के रूप में सबके साथ में है, संविधान को भी बचाने के लिए और भीतरी ताकत और बाहरी ताकतों से भी जो रक्षा करने और मजबूती की बात रही है, उसका कांग्रेस का एक निश्चित इतिहास है। और हम लोगों ने कभी भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी सांप्रदायिक ताकत से इस तरीके से हाथ नहीं मिलाया, क्योंकि आप कहने को शिवसेना की बात कर सकते हैं, मैं पहले से मैं आपसे कह देता हूँ, ठीक है, लेकिन शिवसेना से भी अगर हाथ मिलाया तो उसको बाहर रखने के लिए आप, वो भी आपके सामने है आज की डेट में, उसमें ज्यादा बहस नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारे यहाँ से लोग जा भी रहे हैं, हमारे यहाँ लोग आ भी रहे हैं, जिसको देश बचाने की मुहिम में हिस्सा लेना है उसका स्वागत, कांग्रेस ही जो बन करके बात कर सकता है उन सबका स्वागत है। दूसरी बात, आप अगर बिल्कुल बिल्कुल आप ने कहा कि आप देश सुरक्षित हाथों में है और कांग्रेस ही देश को सुरक्षित रख सकती है, लेकिन अतुल जी अगर देखा जाए तो कांग्रेस इस वक्त खुद एक तरह से सुरक्षित हाथों में है, और कांग्रेस के अंदर एक G23 का नाम का जो ग्रुप है उसने अभी पंजाब के घटनाक्रम के बाद फिर से इस सवाल को उठाया है कि कांग्रेस को बचाना हमारी प्राथमिकता है और कांग्रेस को बचाने के लिए किसी भी हद तक वो जा सकते हैं। आपको क्या लगता है कहाँ कांग्रेस की समस्या कहाँ है अतुल जी? देखिए, कुछ बातें जो सुरेंद्र जी ने कही उससे तो हम सहमत हैं। जैसे कांग्रेस सत्ता में नहीं है और ज्यादातर नेता जो होते हैं वो सत्ता की तरफ दौड़ते हैं। कांग्रेस का सत्ता में आ पाना वापस, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो ऐसे में उसके साथ कितने लोग रुकेंगे, कितने नहीं रुकेंगे, ये तो सोचने वाली बात है, क्योंकि पंजाब के साथ साथ छत्तीसगढ़ से भी मुहिम शुरू हो गई। अभी सचिन पायलट खामोश बैठे हुए हैं, जब वो आएंगे तो क्या गहलोत को हटा देंगे ये लोग, या वो भी ये कह करके छोड़ेंगे पार्टी को कि हम ह्यूमिलिएटेड फील कर रहे हैं। ऐसे में जब पार्टी का लीडरशिप स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, तब तक ये चीजें होती रहेंगी। अब आप कहेंगे कि मजबूती तो दिखा रहे हैं, पंजाब में जो डिसीजन लिया वो उनकी स्ट्रेंथ थी, उस बेसिस पे उन्होंने फैसला ले लिया। इतना सब ड्रामा पंजाब में हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी केरल में है, प्रियंका जी लखनऊ में है, और राज्य सरकार, चन्नी साहब इस मसले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो होम मिनिस्टर के साथ मिलकर के अब शायद NSA अजीत डोवल साहब से मिलने की सोच रहे हैं। तो जो घटनाक्रम चल रहा है उसमें तो
ये नजर आ रहा है कि शायद वो वहां पर सेंट्रल रूल लगवा दें, नेशनल सिक्योरिटी का नाम लेकर के, जो सिद्धू के ऊपर एलिगेशन कैप्टन अमरिंदर सिंह शुरू से लगा रहे हैं, उस दिन से जिस दिन ये जनरल बाजवा से गले मिले थे। अब कांग्रेस का ये कहना कि प्रधानमंत्री भी तो नवाज शरीफ से मिले थे गले, ये उतना इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर पाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री से मिले हैं। अगर नवजोत सिद्धू सिर्फ इमरान खान से मिलते, जिनके साथ वो खेले हुए हैं क्रिकेट, तो बात ऐसी कोई नागवार ना होती। लेकिन बाजवा से क्या लेना देना था उनका? और जब उनको मना किया गया था कि आप बॉर्डर स्टेट पर हैं, पाकिस्तान में सोच समझ करके काम कीजिएगा, उसके बाद इन्होंने ये किया है, तो वो जो जस्टिफाई करने की कांग्रेस कोशिश करती है वो नहीं है। अच्छा, G23 जो है वो शुरू से जिस चीज की डिमांड कर रही है कि भाई आप ट्रांसपेरेंट ढंग से इलेक्शन करवा लीजिए पार्टी के और इलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको वो नहीं करना है तो आप कह दीजिए कि भाई राहुल गांधी प्रेसिडेंट होंगे, वो भी नहीं हो रहा है ना, तो वो जो एम्बिग्विटी है उससे पार्टी और कमजोर हो रही है और उससे G23 को और मजबूती मिल रही है। आप G23 में ऐसा कोई नहीं है जो एकदम से छोड़ करके बीजेपी चला जाए या बीजेपी की हेल्प ले ले, एक आध लोगों को छोड़ करके। लेकिन अगर आप अपना शीर्ष नेतृत्व उसी को ठीक से स्थापित नहीं करेंगे तो पार्टी में लोग कैसे सुनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल, जिस तरह की स्थितियां हैं, पूरा एक तरह से कांग्रेस का हर कार्यकर्ता ये चाहता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक हो, एक पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष हो और पूरा संगठन केंद्र के स्तर पर भी पूरा ढंग से बने और राज्यों के स्तर पर भी बने। उत्तर प्रदेश में भी संगठन को लेकर तमाम तरह के सवाल हैं। ये भी कहा गया है कि प्रियंका गांधी इस बार जो उनका जो उत्तर प्रदेश का दौरा है उसमें वो पार्टी के संगठन में भी सामंजस्य के लिए प्रयास करेंगे। हुसैन अफसर साहब, आप कैसे देखते हैं जो दूसरे राज्यों में जिस तरह से कांग्रेस के साथ कांग्रेस के नेता छोड़ रहे हैं? पश्चिम बंगाल में फैलेरियो आज ही टीएमसी में शामिल होने की उनकी बात है, पंजाब का पूरा सिनेरियो आपके सामने है, उत्तर प्रदेश का आपके सामने है। आपको क्या लगता है इससे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जो चुनौती, जिस चुनौती को लेकर वो विधानसभा चुनाव में जाने की बात कर रही है, उसमें किसी तरह का असर पड़ेगा? देखिए, हालात तो मुश्किल हैं और इन हालात में कांग्रेस जो है वो जो अंदरूनी आंतरिक जो खलफिशार और बहरान है उसमें मुब्तला है। तो अब वो दूसरों से लड़े कि खुद अपनों से लड़े, वो ये उसके लिए बहुत मुश्किल वक्त है। और उसके अलावा ये कि स्टेट लेवल पर भी कांग्रेस में ऐसे लीडर नहीं है। अब 2 आदमी और 3 आदमी जो हैं वो चला रहे हैं पार्टी को। अब उनमें क्यों ऐसा है वो कर रहे हैं ये वही समझें। लेकिन एक चीज ये बात अपनी जगह पर है कि एक लफ्ज है वही, कुव्वत फैसला नहीं है कांग्रेस में। इन्हें कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, वो फैसला ले नहीं पा रहे हैं। अब ये सिद्धू वाला मामला जो हुआ, ये एक नॉन सीरियस आदमी को आपने आखिर में उसने ब्लैकमेल कर लिया और आपने उसको वो कर दिया। अच्छा, करने के बाद में वो इन्हें छोड़ भी दिया। अब मुश्किल ये हुई, सबसे बड़ी मुश्किल ये हुई कि जो इतना बड़ा आदमी था, लीडर था, वो आखिर में जाके बीजेपी से मिल गया। इसका नुकसान जो है इंडियन पॉलिटिक्स को होगा और इसके जो दूरदर्श नतायज होंगे वो भी आपके सामने आ जाएंगे। इसी तरह से यूपी में उन्होंने जो सेकंड कमान है वो कोई तैयारी नहीं है। जैसे हमारे सुरेंद्र सिंह साहब हैं, इनको अहम से अहम जगह देना चाहिए और ये बहुत ही जुझारू हैं और बहुत अच्छी जबान और इनके तौर तरीके हैं। लेकिन ये कि वो कुछ कुव्वत फैसला नहीं है, वो बस घूम फिर, अच्छा जिन चीजों को वो छुपाते हैं वो छुप नहीं पा रही हैं। जिन्हें ना फैसला लेने की कुछ जो वजह है वो छुपा नहीं पा रहे हैं उसको। तो अब वो उससे जो पार्टी वर्कर है वो हवन्नक है, एक अजीब कशमकश का आलम है।
और बहुत से फैसले ऐसे उन्होंने किए कि जो बिल्कुल मैंने यूपी में कोई कदम जमा नहीं पाएंगे। ये ठीक है कि भाई बहन दोनों मेहनत बहुत कर रहे हैं और वाकई मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सारी मेहनत उनके सिर्फ दो आदमियों के होने से नहीं होती है कि यह शाहनवाज से या इमरान प्रतापगढ़ी से, इससे नहीं होती है, बल्कि एक कैडर बेस्ड पार्टी थी जो जिसको अब वो उस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए था कि बिल्कुल जुनूनी कैफियत होना चाहिए थी, वो नहीं है। इन्हें एक डरे सहमे, कुछ शर्माए हुए, कुछ खिसियाए हुए, कुछ इस तरह का नेतृत्व है जो वो बिल्कुल साफ चिपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, वो हाल है उनका हो गया। इन्हें अगर एग्रेसिव हो जाए वो तो काफी कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं है ऐसा, तो और लोग बताएंगे कि क्या वजह है कि इतनी खामोशी है, और कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अब बिल्कुल सही बात है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, और यही मेरे ख्याल से कांग्रेस का सबसे बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने कुछ समय पहले कहा था कि वो पूरा समय उत्तर प्रदेश को देंगी। उसके बाद करीब 1 महीने के अंतराल के बाद वो पिछले दौरे में आई उत्तर प्रदेश, 2 दिन लखनऊ रही, उसके बाद उन्हें रायबरेली और अमेठी रहना था, लेकिन वो अचानक वहां से वापस चली गई। दिल्ली में कोई कांग्रेस की कोई बैठक थी, इसके लिए उन्हें वापस जाना पड़ा, ऐसा कहा गया। इस बार वो फिर आई है, 5 दिन का उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरह के हालात पंजाब में हैं, हो सकता है कि कल फिर अचानक इस तरह की खबर आए कि वो उन्हें वापस जाना पड़ रहा है। शरद जी, आपको लगता है कि इस तरह से जो ये टुकड़े टुकड़ों में जो मेहनत करने की कोशिश की जा रही है, ये क्या वाकई में इससे कांग्रेस का रिवाइवल हो सकता है उत्तर प्रदेश में? मुझे लगता है कि कांग्रेस ने इतना अच्छा मौका गंवाने की ही हालत में है, जो रिवाइवल के लिए हो सकता था ये इस दौर में कर सकते थे, क्योंकि जो हालात थे प्रदेश के खास तौर से, और इतना हिंदू मुस्लिम डिवाइड क्रिएट कर रही है बीजेपी, ऐसी सूरत में कांग्रेस जैसी पार्टी अच्छा रोल प्ले कर सकती थी, बशर्ते वो अपने आप को वापस पैर पे खड़ा करती। सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि कांग्रेस में के लिए तो मेरा मानना यह है कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन अगर किसी को सीखना हो तो वो कांग्रेस से सीखे, और कोई कोई जो है प्रयास ही नहीं है। मतलब पब्लिक खड़ी हुई है कि आप आइए, ऐसे लोग हैं तमाम लोग जो बड़ी तादाद है, लेकिन वो कहते भैया इनको वोट देके क्या करेंगे, चाहते हैं लोग तमाम। हुसैन अफसर साहब कहेंगे, मेरा मानना यह कि बहुत हिंदू और मुसलमानों में ऐसे कम्युनिटीज हैं जो चाहती थी कि कांग्रेस रिवाइव हो तो हम उसको सपोर्ट करें, लेकिन कांग्रेस कम से कम अपने आप को ये तो दिखाए कि हम मैदान में खिलाड़ी हैं। अभी तो दूर से बैठे स्पेक्टेटर हैं, कोई खेल वेल में मैदान में नहीं है। और प्रियंका गांधी का आपने बिल्कुल सही कहा, जो उनको बीजेपी बार बार कह देती है कि पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, वो अपने विजिट से ये प्रूव करा दे रही हैं कि हाँ बीजेपी जो मेरे खिलाफ एलिगेशन लगा रही है वो सही है, क्योंकि ये तरीका नहीं है। इस तरह से आप उत्तर प्रदेश जैसी स्टेट से नहीं डील कर सकते कि आप 2 दिन के लिए आए, फिर महीने भर के लिए गायब हो गए, 5 दिन के लिए आए, फिर 15 दिन के लिए गायब हो गए। ये तरीका नहीं है। और अब तो जोक हो गया है कि वो आकर के यहाँ कैंप करेंगी, अब यहीं रहेंगी, घर भी है। ये बात साल भर से सुन रहे हैं, और ये अच्छा मौका था। इतने 32 साल से भी कांग्रेस बाहर है, अगर साल भर पहले से जुट गए होते तो हालात बदल चुके होते। और इसमें सही मैं इसमें कोई डाउट नहीं है कि कांग्रेस में इनके इंटेंशन हैं। जैसे राहुल गांधी जब कहते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी को वापस खड़ा करना चाहते हैं, और हम कांग्रेस के लिए मतलब जो ऐसे कहना कि हम बिल्कुल देश के लिए जान दे सकते हैं, कांग्रेस के लिए जान दे सकते हैं। अरे भाई साहब, जान दीजिए मत, लेकिन कुछ करिए तो। आप अध्यक्ष हैं भी और नहीं भी हैं, मतलब रहेंगे भी और किसी और को बनने नहीं देंगे, तो ये तरीका गलत है। इससे लगता है कि उनको पता नहीं, उनका हाफ हार्टेड प्रेम है पार्टी के लिए भी और देश के लिए भी। क्योंकि जैसा आपने शुरू में कहा गोविंद, ये फैक्ट है कि इस देश में लोकतंत्र बनाए रखने के लिए कांग्रेस जैसी पार्टी की बड़ी जरूरत है, और ये लोग कांग्रेस पार्टी को वापस पैर पे ना खड़ा करके ये लोकतंत्र का नुकसान कर रहे हैं। और आज अगर बीजेपी ने इस हद पे पहुंचा दिया है देश को कि यहाँ कम्युनल डिवाइड, इस तरह की चीजें, तो के लिए भाई साहब मैं खुद कांग्रेस को रिस्पॉन्सिबल ठहराता हूँ। नहीं तो ऐसी हालत नहीं, अगर कांग्रेस इतनी बुरी हालत में नहीं होती तो आज बीजेपी की ये पोजीशन, जिस शक्तिशाली पोजीशन है, वो नहीं होती, और देश में इस तरीके का कम्युनल डिवाइड नहीं हो पाता। इसलिए वक्त अभी भी समय है, इनको कुछ करना चाहिए।
सही बात है। कांग्रेस बीजेपी जितना ऊपर उठ रही है उसको ऊपर उठाने में कांग्रेस का भी किसी न किसी तरह से योगदान है। लेकिन सुरेंद्र जी, हम आपसे समझना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश लोकसभा के लिहाज से भी सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, और उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी अगर आपकी अच्छी संख्या होती है तो राज्यसभा में भी आप अच्छी संख्या ला सकते हैं, और उसका एक राजनीतिक महत्व भी पूरे देश में होता है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूती से खड़ी हो सके, इसके लिए क्या कांग्रेस की सोच है? क्या कांग्रेस करना चाहती है, क्यों नहीं कर पा रही? गोविंद भाई, सभी विद्वानों को सुन रहा था, आपको भी सुन रहा हूँ, आज के नहीं सुन रहा हूँ, 20 साल हो गए, 20 साल हो गए आज तक के zaman। तो बड़ा सा पुराना सा शेर याद आ गया। कहते हैं ना कि पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम था उसने मुझे छू कर नहीं देखा, और आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। आप मुझे बताइए, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा देना तो बहुत आसान है, लेकिन कांग्रेस के ऊपर एक उंगली उठाने के साथ साथ ये सारी की सारी सिविल सोसाइटी के ऊपर या बाकी सब लोगों के ऊपर क्या 3 उंगलियां नहीं जाती हैं? ईमानदारी से बता करके सोच करके देखिएगा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो कांग्रेस के ऊपर कैसे कैसे फैब्रिकेटेड आरोप लगा करके कांग्रेस को डिसलॉज किया है सिविल सोसाइटी ने, और उसके बाद उन आरोपों पर कहीं कहीं भी कोई अगर प्रमाणिकता आई हो, कोर्ट ऑफ लॉ में टिके कहीं हो। बोफोर्स के जमाने से बात कर रहा हूँ, बोफोर्स के जमाने से 2G 3G, अंकल जी, जीजा जी, काली जी, पिताजी, ये सारी चीजों को लेकर के हमने कितना सुना है। आप ही लोगों के साथ में हुसैन भाई बैठे हैं, शरद भाई बैठे हैं, आलोक साहब बैठे हुए हैं, हमने सब सुना, हमने सब कहा। और कांग्रेस अगर ये डिवाइड ना हो ये देश, इसके लिए सब सहती भी रही और सब लोगों को एक वॉइस ऑफ डिफरेंस ओपिनियन की देती भी रही। लेकिन इससे हुआ क्या कि आप हमसे लड़ते रहे। आपका मतलब, मैं आपको नहीं आरोप, मतलब ये मत समझिएगा, मैं सिविल सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। आप सब लोग हमसे लड़ते रहे और जाकर के भारतीय जनता पार्टी बाय डिफॉल्ट मजबूत होती। तो इस चीज को लेकर के खाली कांग्रेस के ऊपर आप आरोप लगा रहे। हाँ, हमारी तो गलती है ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, हमारी कमजोरी है। कमजोरी यही है कि जिस समय धर्मांधता की पॉलिटिक्स थी, हमने धर्मांधता की पॉलिटिक्स नहीं, जिस समय जाति की राजनीति करनी चाहिए थे हमने नहीं की। ये हम कमी अपनी मानते हैं, लेकिन क्या संविधान ये हमें इजाजत देता है धर्म और जाति की राजनीति करने का? आप लोग आरोप लगा सकते हैं कि साहब ढकी चुकी है आप लोग पर। जाति एक आवश्यक सच, धर्म एक आवश्यक सच है, और क्या नाम, ये सारी चीजें एक आवश्यक सच है जो हमारे निजी आस्था के विषय, उसको लेकर के हमारे ऊपर तमाम आरोप लगेंगे, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन मैं आपको बहुत स्पष्ट बताऊं, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए और समग्र भारत के विकास के लिए आजादी से पहले भी 500 से ज्यादा रियासतें इकट्ठी करके हमने देश में एक देश बनाया, और आजादी के बाद भी संविधान और आरक्षण देकर के इस देश को मजबूती करने का काम किया। वरना कोई आदमी ये नहीं कहता था, कोई यूरोपियन नहीं कहता था कि हिंदुस्तान अगले 40 साल में एक रहेगा। सब कहते थे हिंदुस्तान बिखर जाएगा। आप सब देखिए, आपने पूर्व में जी जी जी, मैं यूपी में आप ही की बात पे आ जा रहा हूँ। बिल्कुल मैं इस बात को स्वीकारते हुए आ रहा हूँ कि जितनी बातें आप लोगों ने कही, मेरे को थोड़ा सा पुराना का जवाब देना जरूरी था, नहीं मन में मलाल रहता और कोई बात। मैं आपको अब इस समय उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है आपके सामने है, सारी चीजें आपके सामने है। लड़ाई कम्युनल एंगल पे ले जाने की पूरी कोशिश की जा रही है, कभी अब्बा जान पे, कभी अम्मी जान पे, कभी ओवैसी साहब आ जा रहे हैं लैला मजनू पर। सच बात यह है कि आप हमको बताइए कि आप सब लोग तैयार है हमारा साथ देने के लिए कि हम हिंदू मुसलमान पर लड़ाई करें, अगड़े पिछड़े पर लड़ाई करें, दलित ब्राह्मण पर लड़ाई करें? जवाब आएगा नहीं, आप लोगों का काम ये नहीं है। एक बात मैं आपको बताऊं, श्रीमती प्रियंका गांधी जी के लिए हाथ जोड़ करके कह रहा हूं कि सभी लोगों ने कहा कि साहब 2 साल पहले ऐसा हुआ, 4 साल पहले ऐसा हुआ। मैं एक चीज से आपसे मैं सहमत हूं कि ठीक है, लेकिन क्या 2 साल से कोरोना काल नहीं था? एक बात। और प्रियंका गांधी जी राष्ट्रीय प्रभारी है हमारी, वो प्रियंका गांधी जी वहां से भी उत्तर प्रदेश का सारा काम कर रही है दिल्ली में बैठ करके। हमने पूर्णकालिक प्रदेश अध्यक्ष दिया या नहीं दिया, जो इस समय सबसे ज्यादा जेल जाने का रिकॉर्ड बनाए हुए? जनता के एक मुद्दा को आप हमें बता दीजिए कि जिस मुद्दे पर जनता के
हमारी कांग्रेस ने जिले जिले में, गांव गांव में, नगर नगर में, डगर डगर में प्रदर्शन नहीं किया हो। कोई एक मुद्दा, कोई भी, चारों विद्वानों से मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि बता दें किस मुद्दे पर कांग्रेस जेल नहीं गई, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन नहीं किया। कुंभा की घटना ले लो, कुलदीप सेंगर का मामला ले लो, हाथरस की घटना ले लो, जो दिल्ली में किसान आंदोलन की घटना ले लो जिसमें वो सरदार लड़का शहीद हो गया था, प्रियंका जी वहां गई थी, किसानों की पंचायत ले लो, लखीमपुर की घटना ले लो, कहां पे श्रीमती प्रियंका गांधी जी नहीं थी, कोई मुझे बताए। हाँ, राष्ट्रीय प्रभारी है, राष्ट्रीय दायित्व भी है, वो दिल्ली से भी यही के साथ, मैं आपको बताऊं, एक दिन में 5-5 जूम मीटिंगें करती है जब वो दिल्ली में रहती है, इस बात को ले। अब उसके बाद भी विकल्प जो है, अगर यहाँ पर बात आएगी तो निश्चित तौर पर कुछ कमजोरियां हमारी संगठन की थी, इस बात को हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि संगठन एक दिन में ना बनता है ना बिगड़ता है। संगठन बिगड़ा हमारा मंडल और कमंडल के समय से। तो आज जो है हम गांव गांव पांव पांव जा रहे हैं, डगर 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 जा रहे हैं, 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, वो इस समय पिछले 2 दिन से यही है, और 12,000 किलोमीटर की यात्रा हम लोग प्लान कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भाई जाति और धर्म छोड़ दो, आओ हमारे साथ, रोजगार पर। चलिए, आप अगर ये ऐसा करते हैं तो अच्छी बात है। मैं एक चीज गोविंद कहना चाह रहा हूँ खाली इनको, इन्होंने जो बात कही कि तमाम लोग कांग्रेस के जेल जा रहे हैं, अच्छी बात है, और प्रियंका गांधी ने हर ऐसे इश्यू पे सामने वो आई है मैदान में, लेकिन एक फर्क है, इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस थी जब वो इमरजेंसी का दौर था, उसके बाद जब कांग्रेस बाहर हो गई है, इंदिरा गांधी जेल स्वयं गई थी। छोटे भैया तो बहुत चले जाते हैं जेल, उससे फर्क पड़ता है, लीडरशिप से फर्क पड़ता है, तो वो चीज की कमी दिखती है। और ये जो आप कह रहे हैं, अगर वाकई में, अगर बहुत बड़ा अगर है, क्योंकि प्लान्स बहुत बनते हैं लेकिन हकीकत अभी तक नहीं हुई है, तो अगर इस तरीके का चेंज आ रहा है तो वेलकम। अगर चेंज आ रहा है, और लेकिन वो दिल्ली बैठ के नहीं होगा, रिमोट कंट्रोल से पार्टी नहीं चल सकती जब आपके पास काडर नहीं है। बिल्कुल, जिस तरह से अतुल जी, आप क्या सहमत हैं इस बात से कि अगर उत्तर प्रदेश में रिवाइवल करना है तो उत्तर प्रदेश में बैठकर काम करना होगा, ये न कि दिल्ली में बैठकर? आपका क्या विचार है इस बारे में? 1 मिनट सुरेंद्र जी को सुन ले, वो कुछ इंटरवीन करना चाह रहे हैं। मैं तो छोटी सी बात कह रहा था कि इंदिरा जी के जमाने के और आज के जमाने में गंगा और गोमती में बहुत पानी बह चुका है, ना वो लोग रहे हैं और न ही वो नीति नियम और सिद्धांत रहे हैं। अरे उन्हीं के परिवार के लोग हैं जो चला रहे हैं, उन्हीं के परिवार के लोग हैं। नहीं, मैं सहमत हूँ। मेरे को छोटी सी बात बता दीजिए, हाथरस जाते जाते क्या राहुल जी और प्रियंका जी को जेल जाने तक की नौबत, हम तो जेल जाने के लिए तैयार थे, राहुल जी ने तैयार, प्रशासन ही नहीं जेल लेके आओ। आप उम्मा की घटना में ऑलरेडी जेल भेजा उनको, 2 दिन के लिए उनको चुनाव के किले में रखा गया है शरद भाई, और उसकी आप देखिए सबसे बड़ी आयरनी, गांधी परिवार की वो है और प्रियंका जी एक अच्छी बड़ी नेता है, राष्ट्रीय स्तर की, बिजली काट दी गई, वो 2 रात वहां पर रुकी है, उनको हाउस अरेस्ट किया गया है, तो वो जेल नहीं थी तो और क्या था? मेरा ये कहना है। चलिए, हाँ बिल्कुल, हम मान लेते हैं कि कांग्रेस बहुत त्याग कर रही है, कांग्रेस बहुत जनता के बीच में काम कर रही है, कांग्रेस अपने को दोबारा से खड़ा करने के लिए पूरे ऐतिहासिक संदर्भों के साथ काम कर रही है। लेकिन हुसैन भाई, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि क्या जिस तरह की यहाँ पर दलीलें दी गई हैं सुरेंद्र राजपूत की तरफ से, उन्होंने बचाव बहुत अच्छा किया, लेकिन क्या इस तरह की दलीलों से आपको लगता है वाकई में कांग्रेस के लिए कहीं गुंजाइश है कि वो रिवाइव कर सके? देखिए, जैसा शरद प्रधान साहब ने कहा कि बहुत मौका था और मौके से चूके हैं ये, इसमें कोई शक नहीं है और इसमें कोई दो राय नहीं कि दोनों लीडर जो उनके हैं वो काम कर रहे हैं और बहुत आउट ऑफ द वे जाके कर रहे हैं, बिल्कुल सड़क पर और गांव चौपाल और हर जगह पहुंच रहे हैं वो। लेकिन मेरा यही सवाल है कि ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप जो है वो बहुत कमजोर है, आप उसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप ई ग्रेड और सी ग्रेड के नेता भी नहीं है, एक वो जब आती हैं तो एक हुजूम उनके पीछे होता है, लेकिन उसके बाद वो खत्म हो जाता है। अभी जो कि कोविड में भी पार्टी को, उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इन्हीं एक तरीका चुन लिया है कि खिदमत खल्क जिसको कहते हैं, इन्हें मानव की सेवा करना, वो उससे वो अलग हो गए हैं। वो करना चाहिए, निकलना चाहिए। हर आदमी ट्वीट करने लगा है, ट्वीट क्वीन हो गई है, कोई ट्वीट किंग हो गए हैं,
तो सवाल ये है कि जो पार्टी का सेटअप है वो मजबूत होना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े लीडर जो हैं ये सुपरवाइज कर सकते हैं और जा आ भी सकते हैं। ये बात सही है कि उनके यहाँ आने से कांग्रेस पर असर पड़ सकता है, लेकिन उसको वो भुना नहीं पा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं कांग्रेस के, वो एक्टिव नहीं है ज्यादा। वो झंडा और डंडा वो लेकर तो चले जाते हैं, वो बैनर तो लगवा देते हैं, लेकिन लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि लोग थके हुए हैं, सब परेशान हाल हैं, वो ये चाहते हैं कि हमें रिलीफ मिले। वो रिलीफ नहीं मिलता कहीं से। ये बात सही है कि बिल्कुल राजपूत साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि ये भी देखना चाहिए कि कितना काम वो लोग कर रहे हैं, लेकिन उस काम को गुनाह क्यों नहीं पा रहे हैं। अफसर भाई एक चीज सवाल है, देखिए ये बात जो सुरेंद्र ने कही उसमें बात में दम है कि कोरोना काल में अकेली प्रियंका गांधी थी जो पॉलिटिकल लीडर जिन्होंने फील्ड में निकल के और लोगों के लिए भला किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस तरीके से नहीं, हालांकि उसकी सजा आपके स्टेट अध्यक्ष को भुगतनी पड़ी, अजय कुमार लल्लू को जेल भेज दिया गया घुमा फिरा करके। तो ये तो, लेकिन इस तरीके का सस्टेन्ड एफर्ट जो हुसैन अफसर साहब ने कहा ना, वो तभी मुमकिन है जब पूरा स्ट्रक्चर हो पार्टी का। स्ट्रक्चर कमजोर है, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस का जो पहले रोल होता था, सेवा दल का, इनका उनका, वो सब कहीं नजर नहीं आ रहा है। ये दोनों बहुत मेहनत करें, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बाकी जो लीडर्स हैं उनको एक्टिव करना चाहिए। और सिर्फ वो हार फूल पहना के और नारे लगा के और अपनी तस्वीरें या अपने को दिखा करके हम आपको स्वागत करने आए हैं एयरपोर्ट पहुंच के, इससे पब्लिक को कुछ नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल सही बात है। जैसी परिस्थितियां हैं उसमें कांग्रेस को पूरी तरह से अपने को झोंकना पड़ेगा जनता के बीच में, और पार्ट टाइम राजनीति करके कांग्रेस का भला नहीं हो सकता, ये कांग्रेस को मानना पड़ेगा। और अतीत में कांग्रेस ने क्या किया, इस भाव को भी कांग्रेस को शायद भुलाना पड़ेगा, क्योंकि आगे वो क्या करने जा रही है, आगे वो क्या कर सकती है, जब तक ये कोई कार्यक्रम लेकर वो लोगों के बीच नहीं जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के लिए कोई संभावनाओं के दरवाजे खुल सकेंगे। और अगर प्रियंका गांधी लीडरशिप ले रही हैं तो प्रियंका गांधी को समय और देना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। निश्चित तौर पर कोई भी नेता अगर कांग्रेस को रिवाइव करना चाहता है तो उत्तर प्रदेश को समय देना ही पड़ेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस अपने पंजाब के, कांग्रेस अपने मध्य प्रदेश के, कांग्रेस अपने राजस्थान के, कांग्रेस छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के, इन तमाम झटकों से उभरते हुए भी उत्तर प्रदेश से ही सत्ता में वापसी का अपना रास्ता चुनने के लिए पूरा दम लगाएगी, पूरी कोशिश करेगी। इसी उम्मीद के साथ हम आज आपकी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का शामिल नहीं, अब कार्यक्रम के समाप्त होने का अवसर है, तो हम आप सभी का आभार, सभी का धन्यवाद। हम अपने दर्शकों का आह्वान करते हैं कि हमारे दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी टिप्पणियों से हमको अवगत कराएं, ताकि द फ्री प्रेस के जरिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की जो कोशिश हम कर रहे हैं वो कोशिश कामयाब हो। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।